लास्ट सीन में हमने देखा था कि योंगरू को फेरी पेंटिंग के बारे में पता चल जाता है, तो इसलिए सच का पता लगाने के लिए वो सीधा म्यू के पास जाती है, जहां म्यू उससे ये कहते हुए मना कर देती है कि उस पेंटिंग को केवल गू फैमिली के मेंबर्स ही देख सकते हैं और तुम हमारी फैमिली की नहीं हो तो मुझे माफ करना। लेकिन जैसे ही योंगरू जा रही होती है, म्यू से रोकते हुए कहती है कि तुमने मेरी बहुत ज्यादा हेल्प की है, मेरी जान तुमने बचाई है, तो इसलिए मैं तुम्हें उस पेंटिंग के पास ले चलती हूँ, क्योंकि ये मेरे थैंक्स कहने का तरीका है। और जब म्यू से वो स्टैचू दिखाती है तो यहाँ पे योंगरू बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है, क्योंकि वो स्टैचू बिल्कुल दिखने में उसके जैसा था। जहाँ फिर म्यू से बताती है कि भाई ने सिर्फ और सिर्फ इस स्टैचू की वजह से स्कल्पचर बनाना सीखा था, लेकिन जैसे ही उनका एक्सीडेंट हुआ था उसके बाद उनका हाथ तो ठीक हो गया था, लेकिन उसके बाद से वो कभी स्कल्पचर नहीं बना पाए। और फिर उनकी लाइफ में तुम आई और तुम बिल्कुल इस पेंटिंग की तरह हो, और इसलिए उन्हें तुमसे बहुत ज्यादा इंस्पिरेशन मिली, जिस वजह से वो दोबारा से पेंटिंग बनाने लग गए हैं। और हमने सोचा भी नहीं था कि गॉड भाई के लिए तुम्हें यहाँ पर भेज देंगे। सब कुछ सच आने के बाद योंगरू काफी दुखी हो गई थी, क्योंकि उसे तो यही लग रहा था कि रैंग ने सिर्फ उसका इस्तेमाल किया है ताकि वो ठीक हो सके, और इसलिए वो रैंग के घर जाकर अपना सारा सामान पैक करके वहाँ से जा रही होती। लेकिन तभी रैंग पहुँच जाता है और उससे इन सब का कारण पूछता है, जहाँ वो कहती है कि उसे सब कुछ सच पता चल गया है कि वो फेरी की तरह दिखती है और इसलिए रैंग उसके साथ में है। लेकिन रैंग उससे कहता है कि मैं तुम्हारा यूज नहीं कर रहा हूँ। योंगरू उस पर यकीन नहीं करती और वहाँ से जाने लग जाती है। रैंग उसे रोकने की कोशिश तो करता है, लेकिन वो नहीं रुकती है और वो भी फिर उसे उसके घर छोड़ देता है, जहाँ पर उसे उसका भाई युआन मिलता है। वो कहता है कि मेरा मैगजीन में सिलेक्शन हो गया है और कल मेरा एक इंटरव्यू होने वाला है। योंगरू काफी सैड थी, लेकिन स्टिल वो अपने भाई को गुड लक बोलकर वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट युआन उस कंपनी को ज्वाइन करता है, जहाँ पे उसे कुछ काम दिया जाता है, और जिस लड़की ने उसे काम दिया था वो जाकर अपनी दूसरी फ्रेंड के साथ में मिस लिन की काफी ज्यादा बुराई करने लग जाती है, क्योंकि जिस कंपनी में युवान काम करने के लिए आया था वो मिस लिन की थी। मिस लिन भी वहाँ पहुँच गई थी। उन दोनों की बातें सुनकर उन्हें वहाँ से फायर करके निकाल देती है, और ये सब कुछ युवान भी वहाँ पर खड़ा होकर सुन रहा था। वो जाता है और मिस लिन को कहता है कि जो लड़की मुझे काम देने वाली थी उसे तो आपने फायर करके निकाल दिया है, तो क्या अब आप मुझे काम देने वाली हैं? मिस लिन कहती है, अच्छा तो तुम वही लड़के हो जिसने न्यू ज्वाइनिंग की है और तुम अच्छे से जानते हो कि काम कैसे निकलवाना है। ठीक है, तो मैं तुम्हें जॉब पे रख लूंगी, लेकिन अभी जो कुछ भी है उसके बारे में तुम किसी से कुछ भी नहीं कहोगे। और युवान भी हाँ बोल देता है और मिस लिन का असिस्टेंट बन जाता है। वहीं दूसरी तरफ रैंग को दिखाया जाता है, जो कि योंगरू को दिया हुआ वो शंख से सुन रहा होता है, क्योंकि योंगरू ने कहा था कि जब भी तुम सैड मोड में हो तो तुम इसको यूज कर लेना, तुम्हें अच्छा फील होगा। और वहाँ पे वो योंगरू के साथ बिताई हुई सारी यादों को याद कर रहा होता है, उसे काफी मिस कर रहा था। योंगरू भी रैंग को काफी मिस कर रही होती है, जहाँ पर हेक्सी उसके पास आकर कहती है तुमसे बाहर कोई मिलने आया है, और वो कोई और नहीं बल्कि बॉबिन होता है। वो उसे कंपनी छोड़ने का रीजन पूछता है, लेकिन योंगरू कुछ नहीं बताती। बॉबिन फिर उसे अपने साथ एक पार्टी में चलने के लिए कहता है, लेकिन योंगरू मना कर रही थी, लेकिन हेक्सी के इंसिस्ट करने पर वो मान जाती है। जैसी वो रेडी होके आती है वो इतनी ज्यादा खूबसूरत लग रही थी कि बॉबिन की तो उसके ऊपर से आंखें नहीं हट रही थी, और फाइनली वो अपने प्यार का इजहार कर देता है और उसे एक हेयर पिन देता है। लेकिन योंगरू कहती है कि वो इतने एक्सपेंसिव गिफ्ट्स नहीं ले सकती, बट फिर भी बॉबिन उसके बालों में लगा देता है। योंगरू उसे मना करने वाली होती है, लेकिन बॉबिन कहता है कि तुम थोड़ा वक्त ले लो, फिर अपना आंसर बता देना। जैसे ही वो पार्टी में पहुंचते हैं तो रैंग भी वहाँ पे मौजूद था, जो कि बॉबिन के साथ में योंगरू को देखता है और उसे ये चीज बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। पार्टी में मिस लिन भी थी, जो कि लोगों को वहाँ पर आने के लिए थैंक्स बोल रही थी, और वहीं रैंग भी बॉबिन के पास से योंगरू को अपने साथ में ले जाता है। मिस लिन भी उनके पीछे जाती है उसकी बातें सुनने के लिए, क्योंकि वो भी रैंग को बहुत ज्यादा पसंद करती थी, जिसके पीछे युवान भी चला जाता है। रैंग योंगरू से कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम मुझे बहुत ज्यादा पसंद करती हो, साथ ही मैं तुम्हें एक सच बताना चाहता हूँ कि मैं स्टार्टिंग में तुम्हारे साथ इसलिए रहना चाहता था ताकि मैं ठीक हो सकूँ, और हाँ मैं तुम्हारा उस टाइम पे यूज कर रहा था खुद को ठीक करने के लिए, लेकिन जैसे जैसे मैंने तुम्हारे साथ वक्त बिताया मुझे तुमसे प्यार हो गया और अब मैं तुमसे दूर नहीं रह सकता हूँ। योंगरू के एक शोल्डर पर एंजल आ जाता है, जो उसे बोलता है कि तुम्हें उसे एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, लेकिन तभी वहीं दूसरे शोल्डर पर उसके डेविल आ जाता है, जो कहता है कि तुम्हें उसे एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए क्योंकि वो फिर से तुम्हारा यूज करेगा। और योंगरू वहाँ से ये बोलकर चली जाती है कि मुझे सोचने के लिए कुछ वक्त चाहिए। मिस लिन और युआन भी उसकी बातें सुन रहे होते हैं, और ये सुनने के बाद तो मिस लिन बहुत ज्यादा रोने लग जाती है और कहती है कि जिससे मैं प्यार करती हूँ वो किसी और को प्यार करता है। जहाँ पर तभी युआन आकर उसे शांत कराने लग जाता है, और वो कहती है कि जब भी मैं किसी एम्बैरेस मोमेंट में होती हूँ तो तुम हमेशा मेरे पास आ जाते हो। वहीं योंगरू पार्टी में वापस आती है, जहाँ बॉबिन उसे अपने साथ में डांस करने के लिए कहता है, लेकिन तभी रैंग आकर उसे अपने साथ में ले जाता है और उसके साथ डांस करने लग जाता है। योंगरू को वहाँ पर चक्कर आने लग जाते हैं, क्योंकि उसे फोबिया था डांस का, और वो वहीं पर बेहोश हो जाती है। सीन शिफ्ट होता है और दिखाया जाता है कि योंगरू अपनी मॉम के साथ थी। उसकी मॉम बहुत खूबसूरती से डांस कर रही थी, तभी उनके ऊपर कुछ गिर जाता है, जहाँ पर उनकी डेथ हो जाती है।
जिसकी वजह से योंगरू को डांस का फोबिया हो गया और उसने उसके बाद से कभी डांस नहीं किया। योंगरू हॉस्पिटल में पहुंच गई थी। रैंग को बहुत टेंशन हो रही थी, इसलिए डॉक्टर उससे कहता है कि ये बस बेहोश हो गई है, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि इन्हें जल्दी होश आ जाएगा। रैंग फिर तुरंत शो को कॉल करता है। वहीं हम शो को देखते हैं जो कि हेक्सी के साथ में बेड पर सोया हुआ होता है। वहाँ वो एक दूसरे को देखकर बहुत जोर से चिल्लाते हैं। फिर फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि ये लोग आखिरकार यहाँ पर कैसे आए थे। दरअसल हुआ ये था कि रात में इन्होंने साथ में डिनर किया था, जिसके बाद इन्होंने बेट लगाई और बहुत ज्यादा अल्कोहल कर ली थी, जिसके बाद ये रूम में आकर साथ में ही सो गए थे। सब कुछ याद आने के बाद हेक्सी शो पर चिल्लाने लग जाती है, लेकिन शो कहता है कि अभी हमारे पास इतना टाइम नहीं है और हमें तुरंत हॉस्पिटल जाना चाहिए क्योंकि रैंग ने हमें हॉस्पिटल बुलाया है। वो फटाफट से भागकर वहाँ जाते हैं, जहाँ हेक्सी जाकर सीधा योंगरू से मिलती है और वहाँ पे रैंग उसे योंगरू के बारे में पूछता है कि आखिरकार उसको हुआ क्या है। हेक्सी पहले तो रैंग से बात नहीं करती क्योंकि उसके ऊपर उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। जब से रैंग ने योंगरू को छोड़ा था, योंगरू ने खाना नहीं खाया और वो बहुत ही ज्यादा दुखी थी। लेकिन फाइनली वो रैंग के इंसिस्ट करने पर उसे बता देती है कि योंगरू को डांस फोबिया है और साथ ही वो उसकी मॉम के बारे में भी सब कुछ बता देती है और कहती है कि तुम्हें उसे डांस के लिए फोर्स नहीं करना चाहिए था। रैंग को बहुत ज्यादा गिल्टी फील होने लग जाता है क्योंकि उसे तो यही लग रहा था कि ये सब कुछ उसकी वजह से ही हुआ है और उसे पास्ट की कुछ मेमोरी याद आती है जहाँ पर योंगरू हमेशा उसे डांस के लिए मना कर रही होती है। जैसे ही फिर वो योंगरू के रूम में जाता है, देखता है वहाँ पर युआन था, लेकिन रैंग को तो पता नहीं था कि युआन उसका भाई है। युआन योंगरू का बहुत ध्यान रख रहा था तो इसलिए उसके ऊपर गुस्सा आने लग जाता है। योंगरू ने उसका हाथ भी पकड़ लिया था, जिसे देखकर तो वही रैंग को काफी ज्यादा गुस्सा चढ़ गया था। वो उससे कहता है कि फटाफट से यहाँ से निकल जाओ और उसे छोड़ दो। युआन भी उल्टा रैंग पे गुस्सा करते हुए कहता है कि तुम हमेशा मेरी बहन को दुखी ही रखते हो। जहाँ पर फाइनली योंगरू से बता देती है कि ये मेरा भाई है और तुम्हें इतना ओवर एक्टिंग करने की जरूरत नहीं है। जैसे ही युआन को ये पता चलता है कि रैंग गू कंपनी का सीईओ है, वो तो बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और कहता है कि मैं मिस लिन की कंपनी में काम करता हूँ और मैं आपका इंटरव्यू लेना चाहता हूँ और मैं वहाँ पर एक एडिटर की जॉब करता हूँ। रैंग भी काफी खुश हो गया था और इसलिए वो उससे कहता है कि ठीक है, तुम्हें जब भी मेरा इंटरव्यू चाहिए हो तो मुझे बता देना। वो लोग बात कर ही रहे होते हैं कि तभी डैड पहुंच जाते हैं और वो योंगरू को इस हालत में देख के बोलते हैं कि मैं जानता हूँ कि मेरी बेटी तुम बहुत ज्यादा काम करती हो, तुम बहुत ज्यादा थक जाती हो और इसलिए आज तुम हॉस्पिटल में हो। मैं चाहता हूँ कि तुम ये जॉब छोड़ दो और मैं तुम्हें जैसे तैसे करके पाल ही लूंगा। योंगरू भी अपने डैड के साथ में अपने घर वापस आ गई थी, जहाँ पर उसके डैड उसका बहुत ज्यादा ख्याल रख रहे होते हैं। योंगरू भी अपने भाई के फोन से रैंग को मैसेज करके बता देती है कि वो अपने डैड के घर में है, लेकिन रैंग को तो यही लग रहा था कि युआन उससे बात कर रहा है, तो इसलिए वो उसे कहता है कि मैं अभी भी तुम्हारी बहन के आंसर का वेट कर रहा हूँ और ये बात उसे बता देना। योंगरू भी ये देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। नेक्स्ट डे रैंग डॉक्टर से मिलने के लिए जाता है और उन्हें अपने योंगरू के बारे में सब कुछ सच सच बता देता है। जब डॉक्टर उसे बाहर छोड़ने के लिए आती है तो सामने ही वो योंगरू को देखते हैं, जहाँ पर ये पता चलता है कि डॉक्टर कोई और नहीं बल्कि योंगरू की ही एक आंट है जो कि उसके काफी ज्यादा करीब है और उसकी मॉम की दोस्त भी हुआ करती थी। जहाँ योंगरू और रैंग पहले तो एक दूसरे को देखकर काफी ज्यादा शॉक होते हैं। फिर रैंग डॉक्टर को बताते हुए कहता है कि डॉक्टर ये वही लड़की है जिसके बारे में मैंने आपको बताया था। जिसके बाद डॉक्टर योंगरू को अपनी ऑफिस में ले आती है और यहाँ पर योंगरू उनसे कहती है कि मुझे फिर से ट्रीटमेंट की जरूरत है क्योंकि मुझे डांस का फोबिया फिर से बढ़ रहा है। साथ ही वो रैंग के बारे में भी डॉक्टर से पूछती है और डॉक्टर बताती है कि हाँ, मैं उसकी पर्सनल डॉक्टर हूँ, मैं उसे बहुत टाइम से स्कैन कर रही हूँ। लेकिन डॉक्टर होने के साथ साथ वो योंगरू की आंट भी थी, तो इसलिए वो उससे पूछती है कि तुम दोनों के बीच में क्या चल रहा है। लेकिन योंगरू कहती है वो बस मेरे बॉस थे और जैसा आप सोच रहे हैं ऐसा कुछ भी नहीं है। डॉक्टर आंट योंगरू को अपने साथ चलने के लिए कहती हैं घर, और वो जा रहे होते हैं तो बाहर ही रैंग उसका वेट कर रहा था, तो इसलिए वो रैंग को भी अपने साथ में घर ले जाते हैं। जहाँ पे मिस लिन उन सबको वहाँ से जाते हुए देख लेती है, उसे उन पे शक होता है और फिर वो डॉक्टर के लैपटॉप में से रैंग की सारी इन्फॉर्मेशन निकाल लेती है, जिससे कि उसे रैंग के सच का पता चल जाता है कि वो अब काम नहीं कर सकता और कोई भी स्कल्पचर नहीं बना सकता। वहीं दूसरी तरफ घर पे डॉक्टर आंट उन सब के लिए टेस्टी खाना बनाने के लिए जा रही थी, लेकिन योंगरू ने रोकते हुए कहती है कि मैं नहीं चाहती हूँ कि आप हमारी वजह से परेशान हो, और वैसे भी रैंग को बहुत टेस्टी खाना बनाना आता है, तो आज का सारा खाना यही बनाएगा और हमें भी यही खिलाएगा। रैंग भी मान जाता है, लेकिन जैसे ही खाना टेबल पर आता है वो देखकर बहुत ज्यादा शॉक हो जाते हैं, क्योंकि मछली आधी पकी हुई थी और खाना पूरा कच्चा था, और इसलिए बेचारा रैंग दोबारा से खाना पकाने चला जाता है। जिसके बाद जब रैंग अकेला योंगरू के साथ में होता है तो वो उससे अपनी सारी गलतियों के लिए माफी मांगता है और कहता है कि अब मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता हूँ और प्लीज मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ और मेरे साथ ही रहो। सीन शिफ्ट होता है, नेक्स्ट डे दिखाया जाता है, जहाँ पर योंगरू बॉबिन से मिलने के लिए जाती है और उसे उसका हेयर पिन वापस करते हुए कहती है कि हम बस अच्छे दोस्त हैं और इससे आगे हमारे बीच में और कुछ नहीं हो सकता।
बॉबिन को बुरा तो बहुत लगता है, लेकिन फिर भी वो कहता है कि ठीक है, जैसा तुम चाहोगी वैसा ही रहेगा और हम हमेशा अच्छे दोस्त रहेंगे। लेकिन तभी वहाँ पर रैंग आ जाता है और वो योंगरू को अपने साथ में ले जाता है। सीन शिफ्ट होता है और इनका पिछला जन्म दिखाया जाता है, जहाँ पर बॉबिन रॉक्सी के साथ में होता है। वो दोनों एक कपल को देखते हैं जो एक दूसरे को हेयर पिन देकर अपने प्यार का इजहार कर रहे थे, जहाँ पर बॉबिन को भी कुछ याद आता है और वो फटाक से जाकर रॉक्सी के लिए हेयर पिन वापस लेकर आता है। तब तक वो रॉक्सी जा चुकी थी। सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है। रैंग योंगरू से अपने प्यार का इजहार करते हुए कह रहा था कि तुम मेरी इंस्पिरेशन हो और तुम्हारे आने के बाद से ही मैं ठीक हो पाया हूँ, तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि प्लीज तुम हमेशा मेरे साथ ही रहो। जिसके बाद वो अपना बनाया हुआ हेयर पिन उसे गिफ्ट करता है, जहाँ योंगरू हंसने लग जाती है और कहती है कि पता नहीं तुम लड़कों को क्या हो गया है, सबके सब आजकल हेयर पिन से क्यों गिफ्ट कर रहे हो। योंगरू भी अपने बाल बांधती है और रैंग को हेयर पिन लगाने के लिए कहती है। जैसे ही रैंग उसका जवाब उससे मांगता है तो योंगरू उसे किस कर लेती है। रैंग तो बहुत ज्यादा शर्मा गया था और वो कहती है कि तुमने मेरा बहुत एडवांटेज ले लिया और अब मेरी बारी है। साथ ही उसे ये भी बोल दिया कि अब से हम गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हैं, तो अब से तुम मुझे मेरे घर छोड़ोगे, अब मैं तुम्हारी ड्राइवर बन बन के थक चुकी हूँ। रैंग भी उसे घर छोड़ देता है और जब वो जा रही होती है तो कहता है कि जब तक तुम मुझे किस नहीं दोगी तो मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। योंगरू भी उसे किस करने वाली होती है, लेकिन जहाँ पर तभी डैड भी आंट के साथ में आ जाते हैं। उन्हें शक ना हो इसलिए बहाना बनाकर रैंग का कोट साफ करने लग जाती है। आंट के पूछने पर कि क्या वो दोनों रिलेशनशिप में है, बोलती है कि ये तो बस मेरे बॉस हैं और हमारे बीच में ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा आप सोच रहे हो। जिसके बाद आंट भी कहती है कि आज ही मेरा नेफ्यू आने वाला है जो कि बहुत ज्यादा हैंडसम है और मैं चाहती हूँ कि अगर तुम्हारे बीच में कुछ नहीं है तो तुम एक बार मेरे नेफ्यू से मिल लो। साथ ही उसकी फोटो भी दिखाने लग जाती है फोन में, लेकिन रैंग को तो बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था ये सब कुछ देखकर और योंगरू सिचुएशन को संभालते हुए ये बोलकर उन दोनों को वहाँ से भगा देती है कि मैं आपके नेफ्यू से बाद में मिल लूंगी। जिसके बाद रैंग को बनाते हुए ये प्रॉमिस भी कर दिया कि अब से तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो, तो इसलिए मैं उस लड़के से कभी नहीं मिलूंगी और ना ही कभी किसी के साथ डेट पर जाऊंगी। नेक्स्ट सीन में जब रैंग ऑफिस में होता है तो शो से कहता है कि मेरे लिए कोई और ड्राइवर ढूंढ लो, जहाँ पे शो को तो यही लग रहा होता है कि शायद फेरी और बॉस के बीच में अभी सब कुछ ठीक नहीं हुआ है। लेकिन रैंग के ये कहने के बाद कि मैं अपनी गर्लफ्रेंड को कब तक ड्राइवर बना कर रखूंगा, शो तो खुशी से पागल ही हो जाता है और बोलता है मैं तो जानता ही था कि आप दोनों बहुत ही जल्द एक हो जाएंगे। योंगरू का बर्थडे आने वाला था और रैंग को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो उसे क्या गिफ्ट दे, जहाँ शो उसे ये सजेस्ट करता है कि आपको उसे लिपस्टिक देनी चाहिए और उसे शॉप पर ले जाता है, जहाँ वो अपनी गर्लफ्रेंड के लिए भी बहुत से खरीदने के लिए कहता है। लेकिन रैंग कहता है कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, अपनी गर्लफ्रेंड के लिए गिफ्ट खुद लो। जिसके बाद तो गिफ्ट लेके जाता है सीधा हेक्सी के पास। पहले तो हेक्सी उसे देखकर डर जाती है, लेकिन वो उसे सॉरी बोलते हुए कहता है कि ये हमारी कंपनी की तरफ से है तो इसलिए तुम्हें ये रखना ही होगा। हेक्सी भी कहती है कि मैं तो तुमसे कभी नाराज ही नहीं थी और हंसने लगती है। वहीं दूसरी तरफ योंगरू और रैंग वीडियो कॉलिंग पे बात करते हुए एक दूसरे को फ्लाइंग किस दे रहे होते हैं, जहाँ पर तभी उसके डैड आ जाते हैं और उसके लिप्स वैसे ही हो जाते हैं। तो वहाँ बहाना बनाते हुए कहती है कि मैं तो अपनी लिप्स की एक्सरसाइज कर रही थी। नेक्स्ट डे योंगरू का मैसेज देखकर कि आज वो उससे नहीं मिलने आएगी, रैंग भागा भागा सीधा उसके घर जाता है, जहाँ देखता है कि वहाँ पर एक बच्चा बैठा हुआ था और उसका नाम टोयो था, जो कि डॉक्टर आंट का ग्रैंडसन है और इसकी देखभाल के लिए आज उन्होंने योंगरू को कहा है और इसलिए योंगरू रैंग के साथ में डेट पर नहीं जा पाई। वो बच्चा भी बहुत क्यूट था। उन दोनों को साथ में देखकर बोलता है कि क्या आप लोग गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है और आप लोग डेट पर जाना चाहते थे, जहाँ योंगरू तो ये बात छुपा रही थी, लेकिन रैंग कहता है कि हाँ हम जाना तो चाहते थे लेकिन तुम बीच में आ गए। टोयो भी बहुत ज्यादा शैतान था, कहता है कि नहीं नहीं मैं आपके बीच में नहीं आऊंगा और अगर आप लोग डेट पर जा रहे हो तो प्लीज मुझे भी साथ में ले चलो, नहीं तो मैं भी यहाँ पर बोर हो जाऊंगा। जिसके बाद रैंग उन दोनों को पार्क में लेकर जाता है। सब बहुत ही मस्ती कर रहे होते हैं, झूला झूल रहे होते हैं, लेकिन रैंग को तो झूले से बहुत ज्यादा डर लगता है और इसलिए उसे काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी और अपना डर छुपाते हुए बोलता है कि तुम्हें जितना झूला झूलना है तुम झूल सकते हो। लेकिन रैंग की खराब तबीयत को देखकर योंगरू समझ जाती है और कहती है कि पहले हमें खाना खा लेना चाहिए। जैसे ही खाना खाने के लिए बैठते हैं तो वेटर तो उन्हें फैमिली पैक लेने के लिए ही बोल देती है। योंगरू बोलने ही वाली थी कि हम फैमिली नहीं है कि तभी टोयो उन दोनों को मम्मी पापा हमें क्या खाना चाहिए ये बताने लग जाता है। ये सुनने के बाद तो रैंग कुछ ज्यादा ही खुश हो जाता है और बोलता है कि बेटा तुम जो भी खाना चाहते हो तुम खा लो और मैं तुम्हारे साथ हूँ। दोनों का इतना ज्यादा अच्छा टीम अप देखकर योंगरू तो सोच रही होती है कि ये लोग कितने बड़े ड्रामेबाज हैं। घर जाते समय टोयो एक बार फिर से राइड लेने की जिद करने लग जाता है, जहाँ बेचारे रैंग को उसकी बात माननी पड़ जाती है। वो लोग झूला झूल रहे होते हैं कि रैंग को तो कुछ ज्यादा ही डर लग रहा था, लेकिन तभी उसे शो की कही बात याद आती है कि अगर आपको डर लगे झूले पे तो आप अगर किस कर लेंगे तो आपको बिल्कुल डर नहीं लगेगा। और ये सोचने के बाद वो तुरंत ही योंगरू को किस कर लेता है।
जिसके बाद वो योंगरू को बर्थडे सरप्राइज देते हैं। वहाँ पे रैंग बहुत खूबसूरत सा गाना गाता है, उसके लिए वो लोग केक कट करते हैं और बहुत ही मस्ती करते हैं। जिसके बाद वो उन दोनों को घर छोड़कर जैसे ही वहाँ से जा रहा होता है तो तुरंत उसे वहाँ पर मिस लिन की कॉल आ जाती है, जो कि उससे कहती है कि मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। जहाँ पर मिस लिन रैंग को ब्लैकमेल करते हुए कह रही होती है कि अगर तुम मेरे साथ नहीं हुए तो मैं सबको तुम्हारा राज बता दूंगी, जो कि मुझे पता चल चुका है। मिस लिन कहती है कि मैंने हमेशा हमारे साथ रहने का सपना देखा है और मैंने तुम्हें बहुत बार अप्रोच करने की कोशिश की, लेकिन तुमने तो मुझे बिल्कुल ही भाव नहीं दिया। वो उससे कहती है कि तुम योंगरू को छोड़ दो और मुझे अपना लो, लेकिन रैंग कहता है ना तो मेरा प्यार बिकाऊ है और ना ही मेरी फीलिंग्स। मैं योंगरू से बहुत प्यार करता हूँ और इसलिए मैं उसे कभी भी धोखा नहीं दे सकता। और रही बात आपकी रिजेक्शन की कि मैंने आपको रिजेक्ट कर दिया है, तो आप फिक्र मत कीजिए, ये बात मैं किसी को भी नहीं बताऊंगा। जिसके बाद दोनों साथ में लंच करते हैं और उसके बाद रैंग वहाँ से चला जाता है। लेकिन मिस लिन का तो बुरी तरह से दिल टूट गया था, बहुत जोरों से रो रही होती है। लेकिन युआन वहाँ पे पहुँच जाता है, जिसे देखकर मिस लिन कहती है तुम फिर से मेरे पीछे पहुँच गए। वो बहुत ज्यादा रो रही होती है तो युआन उसको शांत कराता है और कहता है कि आप जहाँ जानना चाहती हैं मैं आपके साथ चलूंगा। उसके बाद वो लोग एक बार में जाते हैं जहाँ मिस ली ने कुछ ज्यादा ही ड्रिंक कर ली थी, तो इसलिए वो रैंक के सीक्रेट के बारे में युआन को बता देती हैं। और वहीं उनके पीछे एक रिपोर्टर भी बैठा हुआ होता है, जो कि उनकी सारी बातें सुन लेता है और उससे जबरदस्ती इंटरव्यू लेने की कोशिश करता है। लेकिन युआन उसे यहाँ से मारकर भगा देता है और मिस लिन को वहाँ से रूम में ले जाता है। बहुत ज्यादा ड्रिंक करने की वजह से मिस लिन को होश ही नहीं होता है और इसलिए वो सिंगिंग करने लग जाती है। उनकी सिंगिंग इतनी ज्यादा बुरी थी कि युआन उससे माइक ही छीन लेता है, जहाँ वो जबरदस्ती उसे भी ड्रिंक करवा देती है। दोनों ही बहुत ज्यादा उटपटांग हरकतें कर रहे होते हैं, जहाँ पर अचानक से युआन मिस लिन को किस कर लेता है और जब उन्हें होश आता है तो वो उसे धक्का देकर वहाँ से भाग जाती है। वहीं दूसरी तरफ योंगरू भी पाउट बना कर अपनी फोटोज रैंक को भेज रही थी, जहाँ पर तभी डैड पहुंच जाते हैं। उनको डाउट होता है और वो उससे कहते हैं कि क्या तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड बन गया है। योंगरू भी कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है और अगर ऐसा कुछ होगा तो मैं आपको जरूर बताऊंगी। लेकिन जाने से पहले डैड उसको बोलकर जाते हैं कि वो लड़का भले ही कोई भी हो लेकिन रैंक नहीं होना चाहिए, क्योंकि मुझे वो पसंद नहीं है। नेक्स्ट डे योंगरू रैंक को कॉल करके कहती है कि मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है, मेरी तबीयत खराब है, तो इसलिए मैं ऑफिस नहीं आ पाऊंगी। रैंक भी ये बोलकर फोन काट देता है कि ठीक है, तुम्हें आराम करना चाहिए। योंगरू को काफी गुस्सा आ रहा था क्योंकि रैंक ने उसे सही से बात नहीं की थी। लेकिन तभी डोरबेल बजती है। जैसे योंगरू देखती है तो वहाँ बाहर कोई और नहीं बल्कि रैंक होता है, जो कि उससे कहता है कि मेरी गर्लफ्रेंड की तबीयत खराब है, तो मुझे तो यहाँ पर होना ही था। वो उसके लिए मेडिसिन भी लेकर आया था। लेकिन तभी वहाँ पर डैड भी आ जाते हैं और योंगरू रैंक को छुपा देती है। जिसके बाद मौका पाते ही वो रैंक को वहाँ से भगा रही होती है, लेकिन डैड उन दोनों को पकड़ लेते हैं, उन्हें अपने सामने लेकर आते हैं और पूछते हैं कि यहाँ पर क्या चल रहा है। और जैसे ही वो मेडिसिन चेक करते हैं वो बहुत ज्यादा शॉक हो जाते हैं और कहते हैं कि रैंक तुमने मेरी बेटी के साथ बिल्कुल ठीक नहीं किया। दरअसल हुआ ये था कि जब रैंक योंगरू के लिए मेडिसिन लेने के लिए मेडिकल स्टोर पर गया था तो उसने वहाँ पे कहा था कि मेरी गर्लफ्रेंड की तबीयत खराब है, उसके पेट में बहुत ज्यादा दर्द है, तो आप प्लीज मुझे दवा दे दीजिए। सारे सिम्टम्स सुनने के बाद उन्हें थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी और इसलिए उन्होंने रैंक को प्रेगनेंसी वाली दवाई पकड़ा दी थी, जिससे कि यहाँ पर तो हंगामा ही हो जाता है और डैड को भी मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है और उल्टा वो तो रैंक को ही डांटने लग जाते हैं। जहाँ योंगरू उनको समझाते हुए कहती है कि डैड मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ और ये मेडिसिन सही नहीं है, बल्कि ये मेडिसिन तो गलत आ गई है। फाइनली डैड की जान में जान आती है, वो थोड़ा शांत होकर बैठ जाते हैं। लेकिन वो अभी भी योंगरू से नाराज थे क्योंकि वो रैंक को डेट कर रही थी और इस बारे में उसने डैड से झूठ बोला था। वो भी डैड को सॉरी करती है और कहती है कि हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, ये बात मैं आपको बताने वाली थी, लेकिन आप रैंक को पसंद नहीं करते, तो इसलिए ये बताते हुए मुझे आपसे डर लग रहा था। डैड भी अपनी बेटे की खुशी के लिए उन दोनों के रिश्ते को मान जाते हैं, लेकिन वो रैंक को धमकाते हुए कहते हैं कि अगर मेरी बेटी की आंख में एक भी आंसू आया तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, क्योंकि मैंने उसे बहुत ही प्यार से पालकर बड़ा किया है। जहाँ रैंक भी उनसे वादा करते हुए कहता है कि डैड आप उसकी फिक्र मत कीजिए, मैं उसका अच्छे से ध्यान रखूंगा। वहीं दूसरी तरफ जैसे ही मिस ली ऑफिस में पहुंचती है तो युआन वहीं पे खड़ा होता है और वो बार बार उसे इग्नोर मार रही होती है, लेकिन युआन भी बार बार उसके सामने जा रहा होता है और मिस ली को भी रात में हुई उस किस के बारे में याद आने लग जाता है और वो युआन को कहती है कि जो कुछ भी कल हुआ है उसके बारे में तुम किसी से कुछ भी नहीं कहोगे। युआन भी हंसता है और कहता है कि मुझे क्या नहीं बताना कि आपने रैंक को प्रपोज किया है या आपकी सिंगिंग बहुत ज्यादा खराब है या फिर हमने जो कल वो किस की थी। वो कहती है कि जो कुछ भी हो उसके बारे में किसी को कुछ भी नहीं बताना। वहीं दूसरी तरफ योंगरू के डैड योंगरू और रैंक को ये बोलकर वहाँ से चले जाते हैं कि तुम दोनों अपना ध्यान रखना और अच्छे से डेटिंग करना और मैं अपने घर जा रहा हूँ। जिसके बाद योंगरू और रैंक का एक रोमांटिक सीन दिखाया जाता है। दोनों काफी खुश होते हैं और आपस में किस करते हैं। वहीं दूसरी तरफ मिस लीन अपने स्टाफ पर बहुत ज्यादा गुस्सा कर रही होती है क्योंकि जिस क्लाइंट के साथ उनको इंटरव्यू करना था उसने इंटरव्यू कैंसिल कर दिया था और वो अब्रॉड चला गया था।
मिस लीन को इतना सैड देखकर युआन से रहा नहीं जाता है और वो उसके स्टूडियो में रैंग को ले आता है ताकि वो उसके साथ में इंटरव्यू कर सके। रैंग को वहाँ पर देखकर मिस लीन बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है और कहती है मैंने तो हमेशा ही तुम्हारे साथ इंटरव्यू करना चाहा लेकिन तुमने हमेशा मना कर दिया। रैंग भी फिर कहता है कि ये सब कुछ युआन की वजह से ही हुआ है, वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है और इसलिए उसके कहने पर मुझे यहाँ पर आना ही पड़ा। वहीं फिर फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि युआन ने रैंग से रिक्वेस्ट की थी कि वो मिस लीन को बिल्कुल भी ना बताएं कि युआन योंगरू का भाई है। जिसके बाद फोटो सेशन स्टार्ट होता है और युआन वहाँ पर बहुत ज्यादा खुश हो रहा होता है, जहाँ पर रैंग को ये न्यूज मिलती है कि उसका सीक्रेट वायरल हो गया है। युआन सबको बताता है कि ये जरूर उस रिपोर्टर का ही काम होगा जो कि हमें बार में मिला था और फिर वो सारी सच्चाई रैंग को बता देता है। मिस लीन भी रैंग से सॉरी करते हुए कहती है कि मुझे माफ करना, मेरी वजह से तुम्हारा सीक्रेट आउट हो गया है। लेकिन रैंग कहता है कि इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है तो तुम सॉरी मत बोलो। साथ ही वो कहता है कि वैसे भी मैं तुम्हें अभी इंटरव्यू देने ही वाला हूँ जिसमें हम सबको बता देंगे कि ये सिर्फ एक अफवाह है। वहीं दूसरी तरफ योंगरू ने भी ये न्यूज देख ली थी, वो भी बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है और वो यहाँ वहाँ हर जगह रैंग को ढूंढ रही होती है। वो उसके ऑफिस भी जाती है लेकिन वो उसे वहाँ भी नहीं मिलता, जिसके बाद वो उसके घर पर जाकर ही सो जाती है। और जब रैंग वहाँ पर शाम को आता है तो वो उसे सॉरी करते हुए कहती है कि इसमें मैं तुम्हारी कोई हेल्प भी नहीं कर पाई तो मुझे माफ करना। लेकिन रैंग कहता है कि मुझे तुम्हारी एक हेल्प की जरूरत है लेकिन उसके लिए हमें पहले डिनर करना होगा। सो गाइस, यहीं पर इन एपिसोड का दी एंड हो जाता है, लेकिन आगे की स्टोरी बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। कैसे कैसे टर्न एंड ट्विस्ट आएंगे अगर आपको जानना है तो फटाक से मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको इसका नेक्स्ट पार्ट चाहिए, तो मैं फटाक से उसे एक्सप्लेन भी कर दूंगी।